यूपीएससी का प्री बड़ा अनप्रिडिक्टेबल गेम है, पर हर बार यूपीएससी प्री से पहले मेरी कोशिश रहती है कि इस प्रीलिम्स के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को टू एन एक्सटेंट प्रिडिक्टेबल बनाया जा सके। और इसीलिए बिना आपसे कोई पैसा लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं एक सीरीज चालू करता हूं दिसंबर जनवरी के अराउंड, जिसका नाम होता है प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल। और इस बार भी मैंने ये सीरीज चलाई जहां पर मैंने प्री 2025 के लिए बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, साथ में एक वीडियो बनाई कि किस तरह से यूपीएससी प्री 2025 विल बी डिफरेंट, क्या शॉक फैक्टर हो सकते हैं। ये सारी वीडियोस आज भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या शॉक फैक्टर होंगे। एक शॉक फैक्टर ये हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट 3 कॉलम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, साथ में करंट अफेयर ओरिएंटेड पेपर होगा, सी सेट डिफिकल्ट साइड पे होगा। ये सारे शॉक फैक्टर मैंने आपको बताए थे और यही सारे शॉक फैक्टर एग्जैक्टली इस बार प्री 2025 में आए। तो सर क्या आपको भारत रत्न दिया जाए, ऐसे कमेंट आते हैं कि क्या आपको पद्म भूषण दिया जाए। मुझे पद्म भूषण ना दिया जाए, लेकिन उस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिल सकता था अगर आप समझ सकें तो। अगर वही है ना, 99% लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लेकिन जो 1% लोग हैं, मैं आपके लिए भी चिंतित हूं। मुझे आपसे कोई नफरत तो है नहीं, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, पूरी शिद्दत से समझाना चाहता हूं कि अगर वो वीडियो आप देख रहे होते तो आपका एग्जामिनेशन में शॉक फैक्टर एब्जॉर्ब हो गया होता, क्योंकि आपको पता था कि वो वीडियो देखकर कि ये शॉक फैक्टर होने वाले हैं। अगर वो शॉक फैक्टर आपको दिखते तो आपकी ही मदद होती, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में रहती और अब आप बेहतर परफॉर्म कर पाते। पर हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम वो चीज़ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं कि आप वो चीज़ जरूर देखिएगा। साथ में मैंने बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, उनसे भी कई सवाल पूछे गए। मैंने आपके लिए करंट अफेयर की मंथली माइंड मैप मैगजीन माइंड मैप के थ्रू करंट अफेयर को कवर किया था। उस करंट अफेयर की उस सीरीज से जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बता रहा हूं, मैं पेड प्रोग्राम्स की बात ही नहीं कर रहा। अनप्रिडिक्टेबल सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जो करंट अफेयर की मंथली माइंड मैप मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उससे कितनी ढेर सारी चीजें आई। अगर आप कहेंगे सर उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि जो हमने स्मार्ट वर्क किया था दोनों ने साथ में बैठ के, जो मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई थी प्री एग्जामिनेशन के लिए, उससे क्या आउटपुट रहा, मैं वो वीडियो बना सकता हूं आपके लिए। मेरे पास कंटेंट रेडी है, मैं वीडियो बना सकता हूं। पर मैं अभी तक अवॉइड पता क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसको एज अ प्रूफ समझेंगे। आप फिर इस बात पे कहेंगे कि हाँ सर आपका ही सब कुछ आया। अरे मैं वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लो, चेक कर लो। स्कीम की वीडियो बनाई थी, आज भी स्कीम की वीडियो प्रेजेंट है, जाकर देख लीजिए। जितनी स्कीम बताई थी उसमें जो 2 स्कीम पूछी गई हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वो 2 स्कीम आज भी वहीं में मेंशन है। टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था मैंने आपके लिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए मैं समझता हूं कि जब आपका प्री नहीं होता है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, और यूपीएससी का ये जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, आंसर की बहुत दिनों बाद रिलीज करना, आई नो थोड़ा लिटिल बिट फ्रस्ट्रेशन होती है। और जिस तरह से इस बार 110 नंबर 95 मार्क्स आने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ में आती है। पर एज अ टीचर उसमें मेरा क्या योगदान है, मेरी क्या गलती है उसमें। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूपीएससी से, जो मैं करता हमेशा से करता आया हूं, मैं करता हूं कि यूपीएससी को कुछ रिफॉर्म लेने चाहिए उसमें, लेकिन हमारी क्या गलती है। लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में आपको क्या गलत बता दिया। 99% आपसे नहीं बोल रहा हूं, जो 1% जो नेगेटिव कमेंट करते हैं मैं उनको भी सही रास्ते पे लाना चाहता हूं, बस उनसे 2 सेकंड की बात कर रहा हूं। भाई मैंने आपको क्या गलत समझा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करना समझा दिया, उनसे किस तरह से यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ते हैं ये समझा दिया, किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हैं ये समझा दिया। सारे टॉपिक नहीं पूछ सकता, सारे टॉपिक पूछ लेता तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही एग्जामिनर हूं। वो तो पेपर लीक कहते हैं ना, कुछ पैटर्न जो समझा उससे जो टॉपिक पूछे जाएंगे, जो लिंकेज होगा उससे वो टॉपिक निकल के आए। आप कहेंगे मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, पर एज अ प्रूफ फिर मत समझना उसको। फिर हमारे स्मार्ट वर्क का क्या एनालिसिस रहा, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, उसका एक ब्यूरो समझ लेना कि भाई हमने उसका लिखा जोखा जो मैंने आपको समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप 1% जो नेगेटिव कमेंट लिख देते हैं, अगर आप भी ये बात समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो था, मैंने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए, और मैंने आपको कोई अच्छी चीजें समझाई, कोई तुक्का तो नहीं लगाना सिखाया, तब भी अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आपको भारत रत्न दे दें क्या आपके टॉपिक्स आए, तो आपके टॉपिक्स आने से मुझे भारत रत्न नहीं मिलेगा, पर आपका प्री जरूर हो सकता था। आप सोचिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा अपने बारे में। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर यूपीएससी का प्री बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम है, तो मेंस जो है बड़ा प्रिसाइज गेम है। अगर हमने प्री के बारे में समझ लिया, तो आइए मेंस के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि मेंस, देखिए ये तीनों स्टेज आपको क्वालिफाई करनी होगी। ऐसा नहीं जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया अब तो सीनियर हो गए, प्री क्वालिफाई किया है, भैया ने 2 मेंस क्वालिफाई किए हैं, 2 प्री क्वालिफाई किए हैं। ये नाम रखाने से, ये नाम लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं, 2 प्री 2 मेंस, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आपका लिस्ट में नाम आएगा अंत में, तभी आपको खुशी मिलेगी, तभी आप ऑफिसर बनोगे, जो आप बनना चाहते हो तभी आप बनोगे। उसके लिए मेंस को भी समझना बहुत जरूरी है। तो प्री की जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है उसको समझाने के लिए मैंने सीरीज जो चलाई थी, वो सीरीज का आउटपुट बहुत अच्छा रहा। आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा,
लेकिन आप तैयार रहिएगा अपनी आंखें खोलकर उसको देखने के लिए। फिर भी नहीं देखना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा जब आपके कमेंट देखता हूं तो मैं भगवान से यही प्रे करता हूं कि भगवान आपको थोड़ा सा ब्लेस करे ताकि आप वो चीज़ देख पाएं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अंत में आपकी मर्जी है। भगवान ने भी बहुत कोशिश की थी दुर्योधन को समझाने की, अंत में दुर्योधन भी नहीं समझा। तो मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, मैं तो आपसे प्यार ही करता हूँ। मैं अगेन कहता हूँ कि मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सही रास्ते पे आप आ जाएंगे तो बेहतर होगा। मैं आपसे कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पेड प्रोग्राम्स आप लो, मत लो। अगर आपको लगता है कोई वैल्यू एडिशन नहीं तो मत लेना, बिल्कुल मत लेना। लेकिन जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको समझ में लगता है कि आपको कुछ हो रहा है तब आप देखिए। अगर आपको लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा तो आप फ्री वाले भी मत देखिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपकी आंखें पकड़ के मैं आपको दिखाने की वैसे भी कोशिश नहीं करता। मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको जो मैं अपने एंड से समझा पाऊं वो समझा पाऊं। अब आइए, मेंस किस तरह से डिफरेंट होगा, मेंस किस तरह से प्रिसाइज गेम है, ये समझाने की कोशिश करता हूं। अपने आप को स्ट्रेस मत कीजिए। हम बहुत ढेर सारे इस कंटेंट ओवरलोड की दुनिया में बहुत ढेर सारा कंटेंट पढ़ते हैं और उस कंटेंट को, इतने ढेर सारे कंटेंट को हमें फिर एग्जामिनेशन में अपने दिमाग से रिकॉल करके फिर प्रेजेंट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट लेके आ जाएं, वो सबसे बेहतर होगा। तो मेंस का एग्जामिनेशन कौन क्वालिफाई करते हैं? वही क्वालिफाई करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगेन मेरा मंत्र यही है, आप टॉपर से पूछो, टॉपर का मंत्र भी यही है, सबका मंत्र यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझेंगे तब आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मेंस का सिलेबस का एक बाउंड्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक डेफिनेशन जब ऐड करेंगे तब आप इन दो लेयर, ये दो फिल्टर अप्लाई करके देखेंगे कि मेंस बड़ा प्रिसाइज गेम है। तो आपको अपने इस कंटेंट की ओवरलोड दुनिया में कंटेंट से ओवर स्ट्रेस ना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से समझकर आप इस एग्जामिनेशन में, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बता के जाऊंगा मेंस 2025 के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये क्या आपके सिलेबस का पार्ट है? बिल्कुल। अगर सिक्योरिटी का आप सिलेबस पढ़ेंगे तो पहली लाइन है कि किस तरह से डेवलपमेंट लिंक है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म से। यही समझ नहीं आता कि सर डेवलपमेंट हो रहा है तो एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रहा है? जहां पर डेवलपमेंट है वहां पे स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये दोनों लिंक कैसे हैं? देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, इसी पार्ट से इस बार सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की इस पार्ट से सवाल बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं अगेन आपको समझाऊंगा, पर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा, किस तरह से मेंस पढ़ते हैं। डेवलपमेंट का लिंकेज क्या एक्सट्रीमिज्म से? देखिए, कहीं पर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड बनाना, रेलवे बनाना किसी के लिए बड़ा डेवलपमेंट का काम है, किसी के पर्सपेक्टिव से वो डेवलपमेंट है। जैसे कि अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, बढ़िया हाईवेज हों, बढ़िया ब्रिजेस बने हों, अच्छी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हों, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, वो आपके लिए डेवलपमेंट है। हर चीज आपके क्लिक पर अवेलेबल है, वो आपके लिए डेवलपमेंट है। पर फॉर ट्राइबल पीपल दिस इज नॉट डेवलपमेंट। उनके लिए वो इन्वायरमेंट जो है, जो ग्रीनरी है, जहां से वो सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को, वो ना रहे, वो उनके लिए क्या डेवलपमेंट है? सिंपल एग्जांपल समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट काट दूं और रोड बनवा दूं, तो रोड बनवा के, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के, ब्रिजेस बनवा दूं, तो वो जंगल जब मैं काट दूंगा, कि ट्राइबल पीपल के लिए वो डेवलपमेंट है? फॉर अस दैट इज डेवलपमेंट, मे बी फॉर अस दैट इज डेवलपमेंट, कि फॉरेस्ट क्लियर करके हमने रोड बनवा दी, दैट इज डेवलपमेंट फॉर अस। क्या पर उनके लिए डेवलपमेंट है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसीलिए जब ऐसी जगह पर जहां पर उनके पर्सपेक्टिव से जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता है, तो उस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट। यानी जो मैं चाहता हूं उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो डेवलपमेंट मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए क्या है? डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट। और वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है? डिसकंटेंट पैदा करता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी डेवलप होती है और इस तरह से एक्सट्रीमिज्म का डेवलपमेंट होता है या स्प्रेड होता है। इस तरह से डेवलपमेंट कनेक्टेड है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म से, विच मींस कि डेवलपमेंट एज अ कॉज एंड अ सॉल्यूशन टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। मतलब डेवलपमेंट किस तरह से कारण है, किसका? एक्सट्रीमिज्म का। क्योंकि डेवलपमेंट जो है डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट है। और सॉल्यूशन कैसे होगा? जब ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो जाएगा तो इसी बात का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब इस टॉपिक को आपने समझ लिया। मान लीजिए ये छोटा सा टॉपिक, अभी तो इसमें बहुत कुछ है, बस मैंने टॉपिक की हेडलाइन समझाई आपको कि सिक्योरिटी का ये टॉपिक, ये सिलेबस का जो मेंशन टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट होगा। और इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ी चीज समझाई कि डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज्म से कैसे लिंक है। अब आइए समझते हैं कि डेवलपमेंट से इस टॉपिक के पार्ट से क्या यूपीएससी सवाल पूछता है, और सवाल पूछता है तो कैसे पूछता है। 2013 में पीवाईक्यू है 2013 का, आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन relates to the administration of the scheduled areas and the tribal areas. Analyze the impact of the non-implementation of the provisions of the fifth schedule on the growth of the left wing extremism.
क्या इंपैक्ट होगा अगर हमने फिफ्थ शेड्यूल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो किस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ग्रोथ का ये कारण बना। यानी पहला वो कॉन्टेक्स्ट देता है आर्टिकल 244 का कि किस तरह से आर्टिकल 244 रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल इन द ट्राइबल एरियाज, और किस तरह से सवाल पूछता है कि एनालाइज करिए कि क्या इंपैक्ट है अगर हमने जो फिफ्थ शेड्यूल के जो प्रोविजंस है उनको इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं किया, तो किस तरह से ग्रोथ हुआ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, ये एनालाइज करना है। ये 2013 का क्वेश्चन है। तो क्या डायमेंशन समझ में आई आपको? डायमेंशन ये समझ में आई कि किसी एक शेड्यूल के फिफ्थ शेड्यूल के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया, उसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कैसे ग्रोथ हुआ, ये हमको डायमेंशन समझ में आई। बढ़िया। क्या इसका मतलब यही है कि डेवलपमेंट इज लिंक टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? क्या ये सिलेबस का वही पार्ट है? बिल्कुल, ध्यान से एकदम। यस, 2015 में सवाल पूछा गया, the persistent drive of the government for the development of the large industry in the backward areas have resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple displacement। यानी क्या लिखा है कि गवर्नमेंट का जो persistent drive है कि मुझको डेवलपमेंट करना है, लार्ज इंडस्ट्री सेटअप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसकी वजह से बैकवर्ड एरियाज में, उसकी वजह से क्या हुआ है, ट्राइबल पॉपुलेशन को आइसोलेट कर दिया और फार्मर्स के अंदर भी डिसकंटेंट पैदा हुआ, फार्मर को भी मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ा। अब इनके अंदर जब ये चीजें होंगी जिस डेवलपमेंट की वजह से, तो ये डेवलपमेंट कैसा हुआ, डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट हुआ। अब ये पूछता है विद मलकानगिरी एंड नक्सलबारी फोकाई डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटजी नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यानी जो ऐसे लोग जो हमसे गुस्सा हो गए, जो नाराज हो गए, उनके हार्ट एंड माइंड को कैसे विन करें, गवर्नमेंट की क्या करेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, मतलब कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है टू मेक श्योर कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम किया जा सके। यानी अगेन सवाल किससे है 2015 में कि डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड है स्प्रेड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। दोनों सवाल आपको समझ में आ रहे हैं 2013 2015। पहले कॉन्टेक्स्ट देते हैं फिर सवाल पूछते हैं। 2018 में पूछा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कम हो रहा है, बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पर अभी भी बहुत से पार्ट में है। Briefly explain the government of India's approach to counter the challenges posed by the LWE। बताइए गवर्नमेंट ने जो LWE जो चैलेंजेस पोज कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए, कौन सी अप्रोचेस को फॉलो की। यानी वही जो करेक्टिव स्ट्रेटजी यहां पर पूछ रहा था 2015 में, वही चीज, सेम चीज, मोर और लेस वही सेम चीज कि क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए, क्या स्कीम्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या अप्रोचेस हैं गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट की ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इस चैलेंज को टैकल किया जा सके। यही सवाल तो 2015 में अगर आपने ये पढ़ा होता तो वही एग्जैक्टली मोर और लेस सेम सवाल है, आपको सेम कंटेंट लिखना होगा मोर और लेस। यस करेक्ट, बिल्कुल। तो 2015 का ये सवाल क्या रिपीट हुआ 2018 में? क्या सेम आपको स्ट्रेटजी, एक डायमेंशन क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इनको टैकल करने के लिए, किस तरह से इनको कम कर रही है। यस 2020 में पूछा व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या डिटरमाइन कर रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अडॉप्ट करना चाहिए टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। यानी अगेन ये स्ट्रेटजी वाला, ये स्ट्रेटजी वाला अप्रोच वाला और ये करेक्टिव मेजर्स वाला, ये तीनों पॉइंट 1 2 3 पॉइंट, क्या ये सवाल आधा सवाल जो यहां से पूछा जा रहा है कि व्हाट स्ट्रेटजी, ये आधा सवाल जो 2020 का है, कि ये सेम रिपीट नहीं हुआ 2015 2018 में। अगर आपने ये 2015 2018 का ये आंसर लिखा है तो क्या आधा सवाल आपको आता नहीं है? और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्या डिटर्मिनेंट्स है ये तो आप नॉर्मल पढ़ते हैं। यानी क्या डायमेंशन हुई आपको समझ में आ रही है? क्या ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने आप को? इसलिए मैं बोल रहा हूं मेंस बड़ा प्रिसाइज गेम है। सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। इसीलिए जिनका प्री नहीं हुआ अपने बारे में एक बार सोचना। मैंने जो वीडियोस आपको बताई, जब आप कहते हैं ना कुछ नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने चिपका के दिखा दूं कि ये आया। अब नहीं देखना है तो मत देखो। 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो देख के निकल जाते हो और कहते हो कि कुछ नहीं आया। थोड़ा सा तो मतलब ऊपर वाले से तो डरो, मतलब क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो, कुछ तो। यस चलिए, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँ, मैं तो कुछ ही नहीं कहता हूं आपको, छोड़िए। 2015 2018 2020 2022 में सवाल पूछा नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू, इकोनॉमिक सोशल मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज, suggest the multi-layered strategy to tackle the menace of the Naxalism। multi-layer strategy, corrective measures,
15 मार्क्स का सवाल। तो 2013, 15, 18, 20, 2022 सवाल क्या यहीं से पूछे जा रहे हैं? क्या वहीं पर आपको घुमा घुमा के सिलेबस के उसी पार्ट से कुछ डायमेंशन पे सवाल पूछे जा रहे हैं? तो अगला जब ये पीवाईक्यू देखा तो अगला क्या होगा, किस डायमेंशन में यूपीएससी ने सवाल अभी तक पूछ लिया? तो पहला डायमेंशन था क्या, अबाउट ओरिजिन इवोल्यूशन इंक्लूडिंग फेजेस। आइडियोलॉजी क्या है, करंट स्टेटस क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, ये एक डायमेंशन हो गया जो आपको पढ़नी चाहिए। कॉजेस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल कॉजेस क्या हैं, ये पढ़ना चाहिए। ये डिफरेंट पीवाईक्यूज पूछे गए इसी कॉजेस पे, ये आपको आना चाहिए। यानी ये डायमेंशन आप, यानी जब आप कंटेंट अपना बनाओगे मेंस के लिए, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कंटेंट कितना बनाओगे, कितना पढ़ना है आपको, जो ये डायमेंशन आप पढ़ रहे हो इतना ही पढ़ना है। इंपैक्ट ऑफ द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, पॉलिसीज के नॉन इंप्लीमेंटेशन से सवाल पूछा तो कंटेंट का ये पार्ट हो गया, एक डायमेंशन ये। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, 2022 में भी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स क्या गवर्नमेंट ले रही है इनको कम करने के लिए, ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं यहां से, तो ये एक डायमेंशन आपकी ये हो गई। और इसी में आप करंट अफेयर को अपडेट करके जो अभी अभी नई स्कीम्स हैं, नए इनिशिएटिव्स हैं, उनको आप ऐड कर लोगे अपने कंटेंट में। गेटिंग माय पॉइंट नॉट? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कितना कंटेंट होना चाहिए? चारू मजूमदार फावड़ा यूज करते थे, ये करते थे, रास्ते में यहां खड़े होते थे, फिर ऐसे बातें करते थे, वैसे करते, वो कहानी है। कहानी कहां लिखोगे? नो ऑफेंस बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे जस्ट नरेट द स्टोरी कि चारू मजूमदार ऐसे इन्होंने ये किया, ऐसे नक्सलबारी, फिर पता कैसे करते थे, फिर एक आदमी को पूरा ट्रैक करते थे, जो वहाँ पे मनी लेंडर्स था उसको पूरा ट्रैक करते थे, कैसे मारना है, किस तरह से मारना है, कौन से औजार से मारना है कौन से वेपन से मारना है। स्टोरी के लिए ठीक है, पर एग्जामिनेशन में मेंस में क्या लिख के आएंगे, फावड़ा। तो आपको समझना पड़ेगा एट द एंड, जो मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ये डायमेंशन से बनेगा कंटेंट, फिर बाकी सब फर्जी है। ये डायमेंशन से कंटेंट बनना चाहिए आपका, क्योंकि यही डायमेंशन घुमा फिरा के यूपीएससी पूछ रहा है। क्या कोई और डायमेंशन पूछ सकता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों ये मेंस 2025 के लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट होगा। मेंस 2025 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से सवाल क्यों आएगा और किस डायमेंशन पे आ सकता है। यानी जो ये कंटेंट आपने बताया, इस कंटेंट से ये डायमेंशन तो आपके पास है, अब ये तो आपको पढ़ के जाना है, और कौन सी डायमेंशन से सवाल बन सकता है। इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्री मेंस 2025 के लिए। पहले इसको पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इसको कितना प्रायोरिटाइज करें। भाई इंटरनल सिक्योरिटी में कितना ढेर सारा सिलेबस है, इसमें हम ये वाला सिलेबस का पहला जो पार्ट है, डेवलपमेंट किससे लिंक है, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म से, इस वाले पार्ट को कितना इस बार पढ़ के जाएं। ये भी देखिए, आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि मेंस 25 के लिए कैसे एलडब्ल्यू इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिकेड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द नक्सलिज्म एंड माओइस्ट इन्फ्लुएंस, 2014 से 2024 के बीच का जो ये डिकेड है, इसमें जो नक्सलिज्म माओइस्ट इन्फ्लुएंस जो डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, इसका ये डिकेड खत्म हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरा, शार्प डिक्लाइन इन द लास्ट 5 years एंड आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन हुआ है, ओनली 6 districts remains most affected, that's why it is important. नेशनल पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू इरेडिकेट द माओइस्ट इन्फ्लुएंस वायलेंस, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी, इसको अब 10 साल कंप्लीट हो गए। इस पॉलिसी, इस एक्शन प्लान को 10 साल कंप्लीट हो गए। यूपीएससी की मेंस में आदत है पूछने की, कभी किसी को 10 साल कंप्लीट होंगे, 20 साल कंप्लीट होंगे, तो यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है कि भैया ये स्कीम है, ये एक्शन है आपका, इसको 10 साल होने वाले हैं, बताइए इसने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं कर पाए, और क्या करना चाहिए अचीव करने के लिए। यही थॉट प्रोसेस है ना, इसी को तो एनालिसिस बोलते हैं। ये चीज 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस पॉलिसी को। और सिर्फ ये नहीं, अब हम करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। ये तो पैटर्न डिकोड किया, करंट अफेयर के हिसाब से क्या क्या करंट अफेयर में स्पेशल आर्टिकल्स हैं एलडब्ल्यूई से रिलेटेड, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आप बात समझिए, सबसे अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी देखेंगे, यहां पे लिखा है ब्रेकिंग द रेड ग्रिप, लाल ग्रिप को कम करना, इंडियाज ट्रायम्फ ओवर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और देखिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब क्या बोल रहे हैं, इट इज ट्रू दैट द माओइस्ट इन्फ्लुएंस वायलेंस हैज स्टॉल्ड द प्रोग्रेस ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया. That is why in 2015 our government formulated the comprehensive national policy and action plan to eradicate the Maoist violence. Along with the zero tolerance policy towards violence, we have also focused on a massive push to infrastructure and social empowerment to bring the positive change in the lives of the poor in these regions. ये मोदी साहब ने बोला अपने इस 2015 के नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के बारे में बताते हुए। अब बताइए पीआईबी की ये जो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या इसको छोड़ देंगे?
जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट ले रही है तो यूपीएससी भी इंटरेस्ट लेगा, जाहिर सी बात है। साथ में और भी चीजें, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स सेज अमित शाह एट द रिव्यू मीट, कि भैया अंतिम चरण पर है, इसको खत्म करके मानेंगे, अमित शाह जी बोल रहे हैं। द हिंदू में आया था 8 अक्टूबर 2024 को, सब कुछ है। सिक्योरिटी फोर्सेस वर्सेस माओइस्ट, पूरा का पूरा आर्टिकल है। 9 सिक्योरिटी पर्सनल्स वर किल्ड इन एन IED अटैक इन द बीजापुर छत्तीसगढ़ एंड ऑन मंडे डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ द एंटी नक्सल ऑपरेशंस सच इंसिडेंट्स स्टिल टेक प्लेस, व्हाट मेक्स सिक्योरिटी फोर्सेस वनरेबल इन दीज माओइस्ट एरियाज। पूरा आर्टिकल लिखा है, पूरा आर्टिकल लिखा है, पूरा आर्टिकल। रेड सिटाडेल अंडर सीज, लाल सलाम। 21-day anti-Naxal operation dislocated Maoist leadership, CRPF police officers. Historic breakthrough achieved in resolve for Naxal-free Bharat. The tricolor now proudly flies atop of hills where red terrors once reigned. Which means अगर आप देखेंगे ये आर्टिकल्स, आप देखें कितना ढेर सारा फोकस है। और सबसे बड़ा फोकस तो सबसे पहले मैंने आपको बताया PIB 2015 के इस एक्शन प्लान को 10 साल कंप्लीट हुए। तो क्या इस बार LWE से सवाल नहीं पूछेगा? क्या ये जो डायमेंशन आपने यहां से सवाल से निकाला, PYQ से निकाला, ये डायमेंशन के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा। साथ में और कौन सी डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो सकती है? व्हाट इज द पॉसिबल डायमेंशन फॉर मेंस 2025 LWE से? और देखिए मेंस की मेंटरशिप के लिए मैंने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2 महीने का कोर्स है, 21 जून से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त तक चलेगा। इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेंस के जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच होगी, कैसे लिखते हैं, 7 मिनट 11 मिनट, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो जो गाइडेंस है, जो मेंटरिंग है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि इस कंटेंट ओवरलोड दुनिया में क्या प्रिसाइज काम करके कितना मिनिमम इनपुट करके मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, यही एक तरीका है। ये देखिए मेंटरशिप का मतलब क्या है, मैं आपको वहां पर डाल दूं जहां पर भीड़ जा रही है, या वो चीज करने की कोशिश करूं जो ऐसी है जहां से अच्छा काम करके, सही काम करके रिजल्ट निकलता है। ये मेंटरशिप है। जो चीज मैंने आपको पूरी समझाई, ये मेंटरशिप में भी समझाता हूं मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं कि ये मेंस मेंटरशिप में हम क्या करते हैं, ये चीज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनाते हैं। बिना स्ट्रेटजी बनाए आप कैसे अपना प्लान आउट करेंगे, कैसे आप करेंगे उस चीज को, ये चीज है। अब देखिए समझिए कि पॉसिबल डायमेंशन मेंस 2025 के लिए क्या होगा। जो पूछी गई है वो तो अभी भी इंपॉर्टेंट है। यस, आइडियोलॉजिकल डायल्यूशन ऑफ द माओइस्ट इंसर्जेंसी एंड प्रोग्रेस मेड, ये सवाल बन सकता है। किस तरह से आइडियोलॉजिकल डायल्यूशन हुआ है, क्या प्रोग्रेस बनी है अभी तक, ये पूछा जा सकता है। क्यों 10 साल हो गए हैं और कंप्लीट हो रहे हैं उस पॉलिसी को, उसी पॉलिसी का पूरा रिव्यू पूछ सकता है। माओइज्म रिलेशन विद अदर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसका क्या रिलेशन है अदर से, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि यूपीएससी हमेशा इंटरकनेक्ट करके चीजें पूछता है। लिंजरिंग इशू ऑफ बैकवर्डनेस वंस माओइज्म एंड, एक बार माओइज्म खत्म हो गया उसके बाद जो बैकवर्डनेस का लिंजरिंग इशू है उसका क्या, उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? क्या फिर से हम डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट करें या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ जाएं? कौन से अप्रोच फॉलो करें? एंड की फोर्सेस डिप्लॉयड इन द कर्बिंग LWE एंड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे सवाल ये डायमेंशन से बन सकते हैं। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई अब LWE की। आप क्या करेंगे, LWE पढ़ने चले जाएंगे, पूरा पढ़ के बैठ गए कहानी। अब आपको ये तो पता नहीं कितना कंटेंट पढ़ना था, क्या निकालना था, अब आप परेशान हैं, लिखें कैसे आंसर, हाथ कांप रहे अब। लेकिन जैसा मैंने आपको समझाया उस डायमेंशन पे वो पॉइंट्स रेडी कर लेंगे, उतने पॉइंट्स को अगर आपको एग्जामिनेशन में रिकॉल करना होगा वो इजी होगा, फास्ट होगा, तब आप आंसर सही लिख पाएंगे। आंसर लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, पर क्वालिटेटिव कंप्लीट करेंगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देगा। इन पर होना चाहिए कंटेंट, इस पर कंटेंट बनना चाहिए, ये डायमेंशन पे कंटेंट बनना चाहिए जो आने वाली है या जो आ चुकी हैं, उस डायमेंशन पे कंटेंट होना चाहिए आपका। ऐसे मेंस करना पड़ेगा। तो मेंस कैसे प्रिसाइज गेम है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही डायमेंशन को कई बार पूछ लेते हैं या मिक्स करके 2-4 डायमेंशन पूछ लेते हैं, या किस तरह से कौन सी नई डायमेंशन पूछ सकते हैं, ये एनालिसिस चाहिए होगी। जब तक ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो मेंस रेडी कैसे होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताने की, समझाने की और इंपॉर्टेंट टॉपिक देने की कोशिश करूंगा इस मेंस 2025 की सीरीज में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई, और जो मेन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 21 जून से स्टार्ट हो रही है। एंड जो प्री के लिए हमने किया था, अगर उसको आपको प्रूफ समझना है या आप चाहते हैं कि उस चीज़ का जो हमने स्मार्ट वर्क किया है उसका मैं आउटपुट आपके सामने दिखाऊं, तो मुझे बताइएगा, मैं वो वीडियो बनाने के लिए भी आपके लिए तैयार हूं, जैसी आपकी इच्छा। जिन्होंने वीडियोस देखी हैं उनको तो पता ही है, बस वो 1% लोग जो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं आया आपके लिए जो कुछ नहीं आया, तो मैं आपको बहुत प्यार से बताना चाहता हूं जो चीज़ आई हैं आप फिर भी नहीं देखना चाहें
तो आपकी मर्जी होगी। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।